ओनली एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है इलेक्ट्रॉन, फोटॉन, प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं एक्स किरणें से संबंधित ये वीडियो है। ये थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रश्न हैं और सभी प्रश्न जो है किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो और आगे भी एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सभी प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है और हमारा उद्देश्य है कि आपका रिवीजन हो तेजी से, इसलिए ये वीडियो हम आपको दे रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्नों से। देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है, पास की और दूर की वस्तुओं को देखने के लिए मानव आंखों की अनुकूलन की अनुकूलन की विशेषता को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो सामंजस्य कहते हैं, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, जब कोई व्यक्ति केवल नजदीक होने वाली वस्तुओं को ही देख पाए तो इस स्थिति को कहा जाता है। तो केवल नजदीक वाला ही देखेगा तो निकट दृष्टि। आइंस्टीन का विशेष सापेक्षता का सिद्धांत सबसे पहले किस साल में प्रस्तावित किया गया था? तो ये जो है 1905 में। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर होगा। आगे देखिए, जिन उप परमाणु कणों में सामान्य उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो उन्हें जो है प्रतिकण के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, मतलब कि कौन सा कथन जो है सत्य है? तो देखिएगा, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा होता है, तो यही जो है सत्य है, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से किस जर्मन वैज्ञानिक ने एक्स किरण की खोज की? तो एक्स किरण का खोज जो है विल्हेम रोंटजन ने किया था। ऑप्शन ए जो है आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से किस रंगीन प्रकाश की आवृत्ति सबसे कम है? सबसे कम है, तो ये जो है आपका लाल प्रकाश। आगे देखिएगा, 60 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती है? तो यह जो है आपका एक्स रे, ऑप्शन बी। जब वस्तु को कहाँ पर रखा जाता है तो अभिसरण लेंस में कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनेगा? तो ये जो है फोकस बिंदु पर रखा जाता है, तो जो है ऐसा होता है। आगे देखिएगा, एक मोबियस स्ट्रिप क्या है? एक मोबियस स्ट्रिप क्या है? तो एक सतह जिसका केवल एक पक्ष और केवल एक ही सीमा होती है, तो ये जो है ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए कितनी मांसपेशियों का इस्तेमाल किया जाता है? तो ये जो है आपका 6 मांसपेशियों का इस्तेमाल किया जाता है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड यानी एलईडी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में प्रयोग किया जाता है, जैसे टेलीविजन छोड़ता है। तो टेलीविजन छोड़ता है, क्या छोड़ता है? तो रेडियो तरंगे छोड़ता है, तो ऑप्शन सी। थिएटर में 3D फिल्म देखते समय हमें विशेष चश्मे पहनना होते हैं, क्योंकि क्योंकि चश्मे हमारी बाएं और दाएं आंखों को विभिन्न छवियों को देखने की अनुमति देते हैं। तो ये जो है ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखिएगा, 66 नंबर, एक्स रे जो अब चिकित्सा के क्षेत्र में दैनिक रूप से रोग निदान के लिए उपयोग किया जाता है, इसकी खोज किसने की थी? तो विलियम विलियम रोंटजन। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर होगा। आगे देखिए, बाईफोकल लेंस का आविष्कार किसने किया था? बाईफोकल लेंस का आविष्कार किसने किया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। ऑप्शन बी जो है आंसर होगा। जिस सामग्री से रोशनी पारित हो सके को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो उसे ट्रांसपेरेंट कहते हैं। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, उत्तल दर्पण का प्रयोग किस में किया जाता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग जो है वाहनों के रियर व्यू मिरर में किया जाता है। ऑप्शन ए आंसर होगा। आगे देखिएगा, कॉन्टैक्ट लेंस सामान्य रूप से किससे बनते हैं? किससे बनते हैं? तो ये हाइड्रोजेल से बनते हैं। ऑप्शन बी आंसर होगा। आगे देखिएगा, सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा है? परावर्तक जो है कौन सा है? तो ये अवतल दर्पण है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर जो है अगला क्वेश्चन 72 नंबर, इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि छवि आपसे छोटा है, तो दर्पण का प्रकार है, तो दर्पण का प्रकार है उत्तल दर्पण। ऑप्शन डी आंसर होगा। आगे देखिएगा, 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? तो फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या के आधी होती है, तो क्या हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन डी। आगे देखिएगा, जब प्रकाश की एक किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती है तो यह किस दिशा में मुड़ जाती है? तो यह जो है अभिलंब से दूर तथा गति बढ़ जाती है, तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। हीलियम को छोड़कर सभी नोबेल गैसों में बाहरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन डी। चलिए आगे देखिए, गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंबित सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो पोल कहा जाता है, ध्रुव कहा जाता है। निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? तो निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ऑप्शन सी आंसर होगा।
वाहन की हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण कौन सा है? तो यहाँ जो है आपका अवतल दर्पण है, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, यदि किसी सुधारात्मक लेंस की क्षमता +2 डायोप्टर है तो यह क्या है? तो यह जो है क्या है? तो यह जो है उत्तल लेंस है, तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। एक वक्रीय दर्पण जिसमें परावर्तन सतह अंदर की ओर वक्रीय होती है उसे कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? तो अवतल दर्पण कहा जाता है, ऑप्शन ए आंसर होगा। आगे देखिएगा, पानी से भरे एक गिलास में रखा गया नींबू गिलास की बगल से देखने पर इसके वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण जो है प्रकाश का अपवर्तन है, तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, 83 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है एक लेंस में +2 डायोप्टर की शक्ति है, लेंस की कीमत और इसकी फोकस लंबाई होगी। लेंस की कीमत मतलब कि कौन सा लेंस होगा और उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो पहले तो बात ये समझिए कि फोकस दूरी जो है लेंस की क्षमता के व्युत्क्रम होता है। बात समझे? व्युत्क्रम होता है और प्लस में है तो उत्तल होगा। तो उत्तल होगा तो यहाँ पे पहला ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़िए। आगे यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता के केंद्र पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब ऐसा बनेगा। कैसा बनेगा? इसका प्रतिबिंब जो है वास्तविक और समान आकार का बनेगा। देखिए, आकार तो समान होगा ही, क्योंकि वक्रता त्रिज्या पर रखिएगा वस्तु को तो वक्रता त्रिज्या पर बनता है, तो समान आकार का यही से आपको पकड़ा जाएगा। बात समझे? चलिए गोलाकार दर्पण की वक्रता का केंद्र क्या होता है? वक्रता का केंद्र क्या होता है? तो यह उस खोखले गोले का केंद्र होता है जिसका गोलाकार दर्पण एक भाग होता है, तो ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, किसी गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के व्यास को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो उसे जो है छेद कहा जाता है, ऑप्शन ए आंसर होगा। अवतल दर्पण का उपयोग यह नहीं है, क्या नहीं है? अवतल अवतल दर्पण का उपयोग जो है क्या नहीं है? तो रियर व्यू दर्पण के रूप में नहीं किया जाता है, तो 87 का जो है ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया था? तो ये जो है मैक्स प्लांक के द्वारा किया गया था, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, किसी गोलाकार दर्पण की मुख्य फोकस क्या होती है? किसी गोलाकार दर्पण की मुख्य फोकस क्या होती है? तो यह प्रमुख अक्ष पर एक बिंदु है जिसके माध्यम से प्रमुख अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरणें प्रतिबिंबित होने के बाद पारित होती है या मुख्य बिंदु पर इस बिंदु से उत्पन्न होती दिखाई देती है, तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। आगे देखिएगा, किसी एक सेल में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या किस सूत्र पर निर्भर करती है? तो यह जो है 2n² पर निर्भर करती है, तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, फास्फोरस के एक परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो ये जो है 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑप्शन डी जो है इसका आंसर होगा। अवतल दर्पण में जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो छवि बनेगी केंद्र पर वास्तविक उल्टी अत्यधिक संकुचित छवि, तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रखी गई है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो वक्रता केंद्र पर है तो वक्रते केंद्र पर बनेगा, तो ऑप्शन जो है आपका डी हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा? तो डी होगा, वक्रता केंद्र पर। आगे देखिए, उत्तल लेंस की फोकस लंबाई 50 सेंटीमीटर है, इसकी शक्ति की गणना करें। तो इसकी शक्ति की गणना करें तो इसका शक्ति जो है 2 डायोप्टर होता है, क्योंकि लेंस की क्षमता बराबर 1/f होता है और f जो होता है वो मीटर में निकाला जाता है, तो 1/50 रहेगा और सेंटीमीटर में करने के लिए तो 100 से भागा तो 100 ऊपर चल जाएगा और 100 को काटेंगे 50 से तो 2 बार में कट जाएगा, तो 2 डायोप्टर आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, 95 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सी वक्रता केंद्र वाले किसी अवतल दर्पण के फोकस बिंदु एफ पर रखे किसी बिंब के प्रतिबिंब के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू होता है? तो ये जो है सी आंसर हो जाएगा। प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु के आकार से बहुत बड़ा और अनंत पर बनेगा। चलिए आगे बढ़िए। एक गोलीय दर्पण के परावर्ती पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है जिसे कहते हैं, तो जिसे क्या कहते हैं? तो जिसे पोल या ध्रुव कहते हैं, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। अवतल दर्पण की वक्रता की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के अनुसार इसकी फोकल लंबाई को किस तरह व्यक्त किया जाता है? तो यह जो है आपका आंसर हो जाएगा। और देखिएगा, प्रकाश की गति अधिकतम निम्न में से किस माध्यम में होती है? तो यह जो है निर्वात में होती है, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। लेंस बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं होता है? तो किसका उपयोग नहीं होता है? तो मिट्टी का उपयोग नहीं होता है। आगे देखिएगा, विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस जैसे भरी होती है, तो क्या भरी होती है? तो नाइट्रोजन भरी होती है, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, एक वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा गया है, निर्मित होने वाली छवि होगी तो वास्तविक और उल्टा होगी, तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, प्रकाश की किरण पानी से गिलास तक जाती है, यह झुकता है तो किस ओर झुकता है? तो अविलंब की ओर और धीमा हो जाता है। आगे देखिएगा, ऑप्शन ए। दो फोकस दूरियों वाले लेंस का उपयोग से पीड़ित व्यक्तियों द्वारा किया जाता है किससे पीड़ित व्यक्तियों द्वारा किया जाता है? तो यह जो है मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, तो ऑप्शन सी जो है आंसर होगा। बादलों का रंग सफेद
के कारण दिखता है, किसके कारण दिखता है, तो यह जो है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखता है, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि इस पर निर्मित प्रतिबिंब होता है, तो निर्मित प्रतिबिंब होता है तो आभासी और बड़ा, तो ऑप्शन इसका बी आंसर हो जाएगा। देखिएगा, एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा गया है। छवि का निर्माण कहाँ पर होगा, तो ये जो है आपका वक्रता केंद्र से परे किसी बिंदु पर होगा, तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो किरण जो है की गति बढ़ जाती है और यह अभिलंब से दूर झुक जाती है, तो ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए, तो दर्पण का आवर्धन जो है धनात्मक होना चाहिए, ऑप्शन डी आंसर होगा। आगे देखिएगा, किसी वस्तु को गोलाकार दर्पण में वक्रता केंद्र में रखे जाने पर उस अवतल दर्पण द्वारा निर्मित इसके प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, इसके प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, तो वक्रता केंद्र पर होगा, तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर होगा। आगे देखिएगा, एक माध्यम जिसका वर्तनांक सूचकांक 1.5 है में प्रकाश की गति क्या होगी, प्रकाश की गति जो है क्या होगी, तो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होगी, तो ऑप्शन डी जो है आंसर होगा। आगे देखिएगा, किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर अभिसारी दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार होता है, तो आकार कैसा होता है, तो यह अत्यधिक आवर्धित होता है, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को एक उत्तल दर्पण के सामने अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है तो निर्मित होने वाली छवि होगी तो आभासी और छोटी, तो ऑप्शन ए जो है आंसर होता है। जब प्रकाश एक चमकीली सतह पर आपतित होता है तो परावर्तन की घटना घटित होती है, तो नियमित परावर्तन की घटना घटित होती है, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, एक लेंस की पावर -2.5 डायोप्टर है तो लेंस का प्रकार और उसकी फोकस दूरी की लंबाई क्रमशः होगी, तो क्या होगी, तो ये जो है पहले तो माइनस में है तो अवतल हो जाएगा, है ना, तो अवतल लेंस हो जाएगा और इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखिएगा, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो ये पुतली के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की विशेषताएं हैं तो समानाकार, सीधी, पार्श्व तौर पर उल्टी और आभासी, तो ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण है, तो हानिकारक विकिरण कौन है, तो परावैंगनी किरण है, परावैंगनी किरण का खोज कौन किया था, कमेंट बॉक्स में बताना है। आगे देखिए, यदि किसी दर्पण की फोकस लंबाई -15 है तो यह जो है अवतल दर्पण है, ऑप्शन डी जो है आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, वस्तुएं जो अपनी रोशनी स्वयं उत्पादित करती है को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो उसे चमकदार वस्तुएं कहते हैं, ऑप्शन डी जो है आंसर होगा। आगे देखिएगा, घनत्व माध्यम में प्रकाश किरणों के झुकाव को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, तो अपवर्तन कहा जाता है, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, आंखों को लेंस की फोकल लंबाई समायोजित करने में मदद करता है, कौन मदद करता है, तो सिलेरी बॉडी, ऑप्शन डी जो है आंसर होगा। किसी गोलीय दर्पण की परावर्तन सतह का केंद्र वह बिंदु है जिसे कहा जाता है, तो जिसे क्या कहा जाता है, तो ध्रुव कहा जाता है, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती है को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो उसे जो है फोकस कहते हैं, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण की प्रतिबिंबित सतह पर स्थित है, तो यह जो है पोल, तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, एक साधारण प्रावर्धक ग्लास में निम्न शामिल है, तो क्या शामिल है, तो उसमें जो है छोटी फोकल लंबाई के उत्तल लेंस, तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, प्रकाश सबसे अधिक गति से किसमें यात्रा करता है, तो सबसे अधिक गति से जो है ये निर्वात में गमन करता है, तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण 80 डिग्री है तो आपतित कोण का मान कितना होगा, तो आपतित कोण का मान जो है 40 डिग्री होगा, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो इसकी चाल जो है बढ़ जाती है, गति जो है बढ़ जाती है, तो ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है, तो प्रकाश वर्ष द्वारा जो है दूरी को मापा जाता है, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या होता है, तो इसकी गति कम हो जाती है, तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष से पीड़ित लोगों द्वारा किया जाता है, तो निकट दृष्टि दोष में जो है अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, दर्पण हमेशा वस्तु की एक ऐसी छवि निर्मित करता है जो आभासी, बड़ा और समान आकार का होता है, तो समान आकार का होता है, तो ये जो है समतल दर्पण, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित लोगों द्वारा कौन सा लेंस उपयोग किया जाएगा, तो यहाँ जो है उत्तल लेंस का उपयोग किया जाएगा, ऑप्शन सी जो है आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि छवि आपसे छोटा है तो दर्पण का प्रकार है, उत्तल दर्पण का प्रकार है, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, को एक अभिसरण दर्पण भी कहा जाता है, तो किसको एक अभिसरण दर्पण भी कहते हैं, तो अवतल दर्पण को कहते हैं, ऑप्शन ए जो है सही आंसर है। एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि हमेशा होती है, तो हमेशा जो है क्या होती है, तो ये जो है आभासी और सीधी होती है, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, को एक अपसारी दर्पण भी कहा जाता है, किसको जो है अपसारी दर्पण भी कहते हैं, तो उत्तल दर्पण को कहते हैं, ऑप्शन बी आंसर होगा। निम्नलिखित
निम्नलिखित में से कौन से जानवरों के नेत्र बहुत ही साधारण होते हैं, वास्तव में रोशनी को पहचानने वाली केवल नेत्र बिंदु होती है, केवल नेत्र बिंदु होती है, तो ये जो है प्लेनेरिया। तो ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्तियों के नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो प्रतिबिंब जो है रेटिना के पीछे बनता है। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा दर्पण सूत्र क्या है? तो दर्पण सूत्र जो है 1/v + 1/u बराबर 1/f होता है। तो यहाँ ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। तो रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो यह जो है वास्तविक और उल्टा होता है। ऑप्शन ए जो है आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा निम्नलिखित में से किसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग जो है रियर व्यू दर्पण में किया जाता है। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा जब एक वस्तु को उत्तल लेंस में 2f1 स्थिति पर रखा जाता है तो छवि का आकार क्या होता है? तो छवि का आकार जो है पूर्वतः होता है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ वक्रता त्रिज्या फोकस लंबाई के दुगने के बराबर होती है। तो ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, जब एक वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से बाहर रखा जाता है तो छवि का निर्माण होगा। तो छवि का निर्माण जो होगा वो एफ और सी के बीच में होगा, यानी फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में होगा। ऑप्शन डी आंसर होगा। आगे देखिएगा जब किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब निर्मित होता है। तो उसका प्रतिबिंब जो है फोकस पर निर्मित होता है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिए उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई होती है। उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई जो है धनात्मक होती है। ऑप्शन सी। किस स्थिति में एक अभिलंबित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण सभी एक ही सतह पर होते हैं? तो यह जो है आपका अपवर्तन और परावर्तन दोनों में। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा एक दर्पण की वक्रता की फोकल लंबाई और त्रिज्या के बीच संबंध बताइए। तो एफ बराबर जो है r/2 होता है। एफ बराबर जो है r/2 होता है या फिर r बराबर जो है आपका 2f होता है। तो यहाँ पे आंसर जो है आपका सी हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन कह रहा है एक लेंस की शक्ति इसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा निम्न में से किसमें अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं होता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किसमें नहीं होता है? तो देखिएगा इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, पश्चदर्शी दर्पण में। ऑप्शन बी जो है आंसर होगा। जब जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वह धीमा और हो जाता है तो यह जो है नॉर्मल की ओर झुकता है। तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसके उसके वास्तविक आकार का प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस में के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए? तो कहाँ रखा जाना चाहिए? तो ये 2f1 पर रखा जाना चाहिए। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर होगा। आगे देखिए एक लेंस की पावर यानी शक्ति 2.5 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस लंबाई क्या होगी? तो फोकस लंबाई पूछ रहा है क्या होगा, तो यहाँ जो है ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। फोकस लंबाई जो है p बराबर 1/f होता है। तो यहाँ से जो है आप निकाल सकते हैं। आगे देखिएगा किसी माध्यम में प्रकाश की को परावर्तित करने की क्षमता को इसके द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो प्रकाश घनत्व के द्वारा व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। देखिएगा 67 नंबर, यदि एक वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पे प्रतिबिंब वास्तविक है, यही गलत है। ऑप्शन डी जो है इसका गलत हो जाएगा। आगे देखिएगा एक उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी हुई है, इस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा, यानी किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा? तो यह जो है ध्रुव और फोकस के बीच आभासी सीधा छोटा प्रतिबिंब बनेगा। तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा एक गोलाकार दर्पण और पतली गोलाकार लेंस प्रत्येक में -20 सेंटीमीटर की फोकल लंबाई होती है। ऐसे परिदृश्य में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होने की संभावना है? सत्य होने की संभावना है। तो यह जो है दर्पण उत्तल और लेंस अवतल है, यही जो है होने की संभावना है। आगे देखिएगा पॉलिश सतह पर प्रकाश की एक किरण सतह पर मिलने के बाद उसी माध्यम में लौटती है, उसे कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? तो परिवर्तन कहा जाता है। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए एक गोलाकार दर्पण जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर मुड़ी होती है कहलाती है, क्या कहलाती है? तो अवतल दर्पण कहलाती है। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा एक समतल दर्पण के लिए छवि होती है, एक समतल दर्पण के लिए छवि होती है, तो कैसी छवि होती है? तो यह जो है आभासी पार्श्व उल्टी होती है। तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा प्रकाश के उस हिस्से की पहचान करें जिससे होकर प्रकाश प्रवेश करता है। तो जिससे होकर प्रकाश जो है प्रवेश करता है, तो यह जो है आपका कॉर्निया है। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है। तो रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है, तो लाल का। ऑप्शन ए आंसर होगा। यदि वस्तु को अनंत और किसी अवतल लेंस के ऑप्टिक सेंटर ओ के बीच रखा जाता है तो अपवर्तन के बाद प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो अपवर्तन के बाद प्रतिबिंब जो है हर्षित बनेगा, यानी छोटा। ऑप्शन बी आंसर होगा। आगे देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा आंख का एक विकार है? आंख का एक विकार है, तो यह जो है निकट दृष्टि दोष। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा उत्तल लेंस द्वारा अपवर्तन के बाद 2f2 से परे एक आवर्धित वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए? तो वस्तु को जो है आपको f1 और f2 के बीच में रखा जाना चाहिए। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर होगा। आगे देखिएगा हवा से कांच के प्रिज्म में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें किस प्रकार झुकेगी? तो यह अभिलंब की ओर झुकेगी। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा अवतल लेंस
के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद निकलेगी तो मुख्य अक्ष के समानांतर निकलेगी। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, दंत चिकित्सकों दंतों को आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए किस प्रकार के दर्पणों का प्रयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। यहाँ ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? श्वेत प्रकाश में नीले रंग की तरंगदैर्घ्य अपेक्षाकृत निम्न होता है। तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, श्वेत प्रकाश के निम्न में से किस रंग की तरंगदैर्घ्य उच्चतम होती है? तो किस रंग की तरंगदैर्घ्य उच्चतम होती है? तो लाल रंग की तरंगदैर्घ्य उच्चतम होती है। आगे देखिएगा, एक अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर स्थित वस्तु से निर्गत प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद लेंस के उसी तरफ किस बिंदु की ओर झुकती हुई प्रतीत होती है? तो यह जो है आपका मुख्य फोकस की ओर झुकती हुई प्रतीत होती है। ऑप्शन सी जो है आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन, किसी दिए गए रंग और मध्यम युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक स्थिरांक होता है। यह कौन सा नियम है? तो यह जो है स्नेल का नियम है। ऑप्शन डी जो है आंसर होगा। आगे देखिएगा, हवा में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो हवा में प्रकाश की चाल जो है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। आगे देखिएगा, एक अवतल लेंस की फोकल दूरी 15 सेंटीमीटर है। यदि वस्तु को लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करें। तो यहाँ आंसर जो है इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन 77 नंबर देखिएगा, मानव शरीर के आंतरिक अंगों की छवियां प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ जो है इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अल्ट्रासाउंड स्कैनर। आगे देखिएगा, कॉर्निया और रेटिना शरीर के किस अंग का भाग है? तो यह जो है आंख का भाग है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन, उस लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है। 1 मीटर है उसकी लेंस की क्षमता जो है 1 डायोप्टर हो जाएगा। ऑप्शन डी। इनमें से किसमें ऑप्टिकल लेंस नहीं होता है? तो ऑप्टिकल लेंस जो है स्टेथोस्कोप में नहीं होता है। ऑप्शन सी आंसर होगा। आगे देखिएगा, यदि किसी उत्तल दर्पण की बक्सा त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? बक्सा त्रिज्या जो है फोकस दूरी की दुगनी होती है तो आधा हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन जो है बी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि एक उत्तल लेंस 30 सेंटीमीटर की दूरी पर समान आकार का प्रतिबिंब एवं उल्टा प्रतिबिंब बनाता है तो वस्तु लेंस के सामने कितनी दूरी पर स्थित होती है? तो कितनी दूरी पर स्थित होती है? तो 30 सेंटीमीटर की ही दूरी पर स्थित होती है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, समान आकार था तो उतना ही दूरी होगा ना। किसी ऊर्ध्वाधर तल पर प्रदर्शित वस्तु का कौन सा दृश्य दिखता है? कौन सा दृश्य जो है आपका दिखता है? तो सामने का दृश्य दिखता है। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन, एक कूलाम्ब प्रवाह यानी चार्ज लगभग इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के बराबर है तो किसके बराबर है? तो 6 × 10⁸ के बराबर है। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, 85 नंबर कह रहा है, दिए गए किन्हीं दो माध्यमों में एक माध्यम का आपतित कोण दूसरे माध्यम के अपवर्तित कोण के 90 डिग्री होने पर वह कहलाएगा। तो वह क्या कहलाएगा? तो वह जो है क्रांतिक कोण कहलाएगा। ऑप्शन ए जो है आंसर होगा। आगे देखिएगा, प्रकाश में TIR का पूर्ण रूप क्या है? TIR का पूर्ण रूप जो है क्या है? तो यहाँ ऑप्शन जो है आपका बी हो जाएगा। आगे देखिएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आगे देखिएगा, सभी समानांतर किरणें खुरदुरी या असमतल सतह से टकराकर परावर्तित होने पर समानांतर नहीं रहती है, यह परावर्तन कहलाता है। तो यह परावर्तन कहलाता है कौन सा? तो यह विचलित परावर्तन कहलाता है। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेत्र लेंस की अत्यधिक वक्रता या टेढ़ापन का कारण बन सकता है तो निकट दृष्टि दोष का कारण बन सकता है। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, मायोपिया वाले व्यक्ति की दृष्टि को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता होती है? तो ये जो है अपसारी लेंस की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, 90 नंबर क्वेश्चन, वर्णक्रम के कौन से दो रंग उनके दोनों सिरों का निर्माण करते हैं? तो बैंगनी और लाल। तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, तारे रात को आसमान में क्यों टिमटिमाते हैं? तो यह जो है आपका अपवर्तन के कारण होता है। तो नक्षत्र प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे, दंत चिकित्सकों द्वारा मरीजों को दंतों के बड़े प्रतिबिंब देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करता है? तो यह अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, आंख की फोकस दूरी को समायोजित कर निकट और दूर की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को आंख की कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो समंजन क्षमता कहा जाता है। ऑप्शन सी जो है आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, रेगिस्तान में यात्रियों को अक्सर पानी फैले होने का दृष्टि भ्रम होता है जहां वास्तव में कुछ नहीं होता है, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे जो है आपका मृग मरीचिका कहा जाता है। ऑप्शन ए जो है आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, परावर्तित प्रकाश के माध्यम की क्षमता को इसके संदर्भ में भी व्यक्त किया जाता है। तो ये जो है आपका प्रकाशीय सघनता में व्यक्त किया जा सकता है। ऑप्शन बी जो है। अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह का केंद्र बिंदु क्या कहलाता है? केंद्र बिंदु क्या कहलाता है? तो ये जो है ध्रुव कहलाता है। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। वह क्षेत्र जहां स्रोत से आने वाला पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? तो प्रछाया कहलाता है। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत और ऊर्जा प्रणालियों से संबंधित है? तो फोटोवोल्टाइक प्रभाव। तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो डायोप्टर होता है। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। मानव आंखों में निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? तो मायोपिया कहा जाता है। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। उम्र बढ़ने के साथ साथ आंख की समंजन क्षमता सामान्यतः कम होती है जाती है, इस स्थिति को कहा जाता है
जरा दृष्टि दोष कहा जाता है। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। दृश्यमान विकिरण की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? तो यह जो है आइजैक न्यूटन ने किया था। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। एक्सरे का खोज जो है किसने किया था? तो ये रोएंटजन ने किया था। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, जैसे ही एक साइक्लोट्रॉन में आवेशित कणों की गति बढ़ती है तब फिर क्या होता है? तो इसमें जो है आपको चुनना है कौन सा ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है आपका बी, ऑप्शन बी जो है आंसर हो जाएगा। साइक्लोट्रॉन है तो यह जो है कण त्वरित है, तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है तीव्रगामी न्यूट्रॉनों की सरलता से मंद मंद करने के लिए जो है उनको भारी जलों से गुजारना चाहिए, तो ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस में सबसे अधिक अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन है, तो यह जो है आपका ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर का जो है ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अधिकांश विद्युत ऋणात्मक तत्वों के वाहतम कोशों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, तो NS2 और NP5, तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। देखिए 10 नंबर का जो है ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या मानव शरीर के लिए सर्वाधिक घातक है, तो ये जो है गामा किरण, ऑप्शन सी आंसर होगा। इलेक्ट्रॉनों की अफवाह वेग होती है, क्या होती है? तो प्रकाश की गति के मुकाबले बहुत ही छोटी, तो ऑप्शन डी जो है आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा यह बताता है कि इलेक्ट्रॉनों को कक्षाओं में एक विशेष क्रम में भरा जाता है? तो यहाँ जो है ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। अफबाउ नियम बताता है। आगे देखिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव पर एक परीक्षण करते समय पीले प्रकाश के आपतित विकिरण समान प्रबलता के साथ बैंगनी प्रकाश के विकिरण के साथ प्रत्यास्थापित दिए जाते हैं। इसका परिणाम क्या होगा? तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा में वृद्धि, प्रकाश विद्युत धारा में किसी भी बदलाव के बिना, तो ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। आगे देखिएगा, एक इलेक्ट्रॉन में कितना ऋणात्मक आवेश होता है? तो इसमें जो है आपका 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। कैथोड किरण प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया था? तो पहली बार जो है जे थॉमसन के द्वारा किया गया था, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, दूसरे आवर्त में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो 8 होती है। आगे देखिएगा, पहला में 2, दूसरा में 8, तीसरा में भी 8, उसके बाद 18, उसके बाद 32, है ना। निम्नलिखित में से किसे न्यूक्लियॉन्स के रूप में जाना जाता है? तो न्यूक्लियॉन्स के रूप में जाना जाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को। आगे देखिएगा, सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में किन कणों द्वारा परिक्षेपित होता है ताकि आकाश में इंद्रधनुष दिखाई दे? तो ये जो है वर्षा की बूंदे, तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या? श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में कौन सा कांच के प्रिज्म द्वारा प्रकाश के परिक्षेपण के बाद सबसे कम विचलित होगा? तो सबसे कम विचलित होगा वो जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा, तो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होता है लाल का, तो आंसर हो जाएगा लाल। निम्नलिखित में से इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? तो जे थॉमसन ने किया था, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, आखिरी प्रश्न है, धनात्मक या ऋणात्मक आवेश परमाणु या परमाणुओं के समूह को कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो आयन कहा जाता है, ऑप्शन डी जो है ये आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, ये बहुत सारे प्रश्न जो है आपको सभी के सभी प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर था, किसी न किसी के एग्जाम में पूछे गए थे। ये जो है आगामी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है, तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। तो आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।